Hello everyone. Paytm is in trouble. 31 जन को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया एंड वो अब डिपॉजिट नहीं ले सके एंड पेटीएम ट्रांजैक्शन भी बंद हो जाएगी आफ्टर 29th Feb. India's central bank has dropped the hammer on Paytm Payments Bank. RBI has struck hard. That Paytm 2, 1. एंड जैसे ही ये न्यूज आउट हुई तो पेटीएम स्टॉक्स 36% के रिकॉर्ड फॉल से नीचे आ गए इन जस्ट 2 days एंड नाउ द स्टॉक्स प्राइस इज एट लोएस्ट एट 487 रुपीज एंड इसी की वजह से पेटीएम की मार्केट वैल्यू 2 बिलियन से नीचे आ गई एंड इसी प्रोसेस में 300 मिलियन वॉलेट्स 30 मिलियन बैंक अकाउंट्स एंड 8 मिलियन फास्टैग पोर्टफोलियो अफेक्टेड एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है आरबीआई ने पेटीएम पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है. जैसे इफ यू लुक एट दिस चार्ट by the CAN, RBI banned Paytm Bank from onboarding new users in 2018 and in 2022 RBI rejected their Paytm aggregator license. They issued them a penalty of 5.4 crore rupees and the ED has even raided their premises linked to the Paytm. While कुछ लोग Paytm को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं बट इसी बीच अश्नील ग्रोवर ने बोला while government toots the horn of UPI all across the world, it's actually punishing the pioneers in the space and it's killing the sector. तो अगर RBI ऐसे ही बिगर प्लेयर्स पे अपनी रेस्ट्रिक्शंस लगाता रहा तो इंटरनेशनली प्लेयर्स विल सी इंडिया एज एंटी स्टार्टअप्स एंड इससे हमारी कंट्री की इमेज काफी इफेक्ट होगी. तो चलो अब इस केस स्टडी को जानते हैं कि क्यों RBI इतनी हार्श है अगेंस्ट पेटीएम. इन्होंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया है एंड क्या इससे आप पे इफेक्ट होगा एंड क्या पेटीएम इस क्रैश से सरवाइव कर पाएगा. पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ क्या इशू है. सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिशनल बैंक्स एंड पेटीएम पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है. अब पेमेंट बैंक एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ट्रेडिशनल बैंक का जिसके काफी लिमिटेड फंक्शंस हैं और पेटीएम के केस में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हो एंड डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो एंड अगर आपको पैसे पेमेंट बैंक डिपॉजिट करेगा तो वो आपको इंटरेस्ट भी देगा उसके ऊपर. बट जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो ये पैसे डायरेक्टली पेटीएम में डिपॉजिट नहीं होते हैं इसलिए ये 2 लाख की लिमिटेशन है डिपॉजिट पर. तो पेटीएम क्या करता है कि वो आपको पैसे फिक्स्ड अमाउंट कर देता है अपने पार्टनर बैंक के साथ. फॉर एग्जाम्पल इंडसइंड बैंक एंड इंडसइंड बैंक से जो इंटरेस्ट पेटीएम को मिलेगा वो पेटीएम आपको पास कर देगी एंड पर्सनल लोन के लिए पेटीएम ने थर्ड पार्टी से पार्टनरशिप की हुई है. फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला पर्सनल लोन. तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या डिफरेंसेस है पेमेंट बैंक एंड एक ट्रेडिशनल बैंक में. अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि आप डायरेक्टली क्यों नहीं बाय कर लेते आदित्य बिरला से या आदित्य बिरला पेटीएम को साइड करके आपको डायरेक्टली क्यों नहीं डील प्रोवाइड कर देता है. तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि पेटीएम का सुपर डाटा एंड टेक एडवांसमेंट. क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लोन लेने जाएंगे कोई भी पर्सनल लोन बैंक से तो आपको काफी सारे डॉक्यूमेंटेशंस करवाने पड़ेंगे एंड बहुत बार आपको बैंक्स के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं. बट पेटीएम के केस में उनके पास आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन है तो पेटीएम इसे चीज को प्रोसेस करके आपको पर्सनल लोन बस 5 मिनट में दे देता है. तो यही सुपर पावर है पेटीएम पेमेंट बैंक की. तो अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि मैं तो पेटीएम का पेमेंट बैंक यूज ही नहीं करता और ना ही उनकी कोई पर्सनल सर्विस लोन भी यूज कर रहा हूँ पेटीएम की. तो मैं तो सिर्फ एक यूजली यूपीआई एंड फास्टैग यूज करता हूँ तो क्या उससे मैं इफेक्ट होऊंगा. देन माई आंसर इज यस. तो चलो जानते हैं कि कैसे. तो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 29 फेब से पेटीएम कोई भी फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे यूपीआई पेमेंट कैसे अफेक्टेड होगी. तो चलो अब जानते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है. तो जैसे आप किसी शॉप पे स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो वर्चुअल मनी मेरे अकाउंट से ट्रांसफर होके सामने वाले एक नोडल अकाउंट में चले जाते हैं एंड ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन भेज दी जाती है मर्चेंट को एंड उसके 24 आवर्स में एक्चुअल मनी शॉपकीपर के अकाउंट में भेज दी जाती है. तो नोडल अकाउंट एक तरह से इंटरमीडिएटरी अकाउंट होता है जहाँ पे पहले पैसे को कलेक्ट किया जाता है एंड फिर आगे मर्चेंट को दिया जाता है.
तो अगर आप सफिक्स देखोगे यूपीआई अकाउंट का तो देखोगे @Paytm, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो नोडल अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक के पास है। अगर आप फोन पे का यूज कर रहे हो तो वहां पे आप देखोगे UPI@YBL, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका नोडल अकाउंट येस बैंक में है। एंड इन केस ऑफ गूगल यू विल फाउंड इट एज @OKHDFC बैंक, तो इट मीन्स कि आपका नोडल अकाउंट HDFC बैंक के पास है। इट मीन्स पेटीएम अपने खुद के बैंक पे ही डिपेंड करता है फॉर द नोडल अकाउंट, तो इसी वजह से आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन अफेक्टेड हो, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो पेटीएम को सरवाइव करने के लिए एंड अपने कस्टमर्स को लूज करने से बचाने के लिए पेटीएम को चेंज करना पड़ेगा उनका नोडल अकाउंट टू द अनदर बैंक, एंड दिस इज अ वेरी बिग डील आई एम टेलिंग, क्योंकि पेटीएम ने दिसंबर 2023 में $2.8 बिलियन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है। उसमें से 12 बिलियन की ट्रांजैक्शन पेटीएम के थ्रू हुई है, एंड उसको ऐसा पार्टनर ढूंढना होगा जो 3 बिलियन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सके, एंड वो भी 29 फेब से पहले। एंड लेट मी टेल यू, एक नोडल अकाउंट को सेटअप करने में ही 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो एज पर द मार्केट एनालिस्ट, उनके अकॉर्डिंग येस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एंड अगर ये सच हुआ तो सबसे ज्यादा बेनिफिट पेटीएम रिस्ट्रिक्शन का इन दोनों बैंक्स को ही मिलेगा। एंड सेकेंड इशू जो पेटीएम को रिजोल्व करना है वो है मर्चेंट पेमेंट। पेटीएम के पास 37 मिलियन मर्चेंट्स हैं जो पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते हैं टू रिसीव देयर मनी। तो पेटीएम को इन मर्चेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा टू स्टॉप पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट एंड यूज अनदर बैंक यूपीआई एड्रेस। ये सुनने में भी आ रहा है कि उनको अपना क्यूआर कोड भी चेंज करना पड़ सकता है, तो ये भी काफी हेक्टिक प्रोसेस है। थर्ड प्रॉब्लम है उनका इकोसिस्टम डिसरप्शन, क्योंकि पेटीएम के स्टार्टिंग से ही स्ट्रेंथ जो रही है वो रही है उनका रिलेशनशिप, वो भी मर्चेंट्स के साथ, क्योंकि उनकी बैक एंड टीम काफी फास्टर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो अब ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो इसी की वजह से पेटीएम रिस्क पे है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को लूज कर सकता है, एंड इससे पेटीएम को 300 से 500 करोड़ का लॉस होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना हार्ड स्टेप क्यों लिया पेटीएम के आगे। तो पेटीएम को लाइसेंस मिला था 2015 में, 2017 से उन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिया था। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पेटीएम ने अपने केवाईसी फॉर्म में एक क्लोज ऐड किया था कि कोई भी अगर केवाईसी करवाएगा तो पेमेंट बैंक में उनको अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो millions of Paytm users in 2015, 16 and 17 opened a Paytm bank account by default। तो ये एक ग्रे एरिया है, क्योंकि Paytm ने डायरेक्ट कंसेंट नहीं ली कस्टमर्स के अकाउंट ओपन करने की। एंड 2017 से Paytm ने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाना स्टार्ट कर दिया, एंड उसके लिए Paytm ने एजेंट्स को हायर किया विद इंसेंटिव्स कि आप ओपन करवाइए अकाउंट, एंड हर अकाउंट ओपनिंग पे हम आपको 50 रुपीज दें। तो क्या हो रहा था कि पेटीएम बिना कंसेंट के थर्ड पार्टीज के थ्रू बैंक अकाउंट को ओपन करवा रही थी, इसलिए आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अब से न्यू अकाउंट्स को ओपन नहीं करवा सके। एंड द लास्ट रीजन इज द चाइना प्रेजेंस। तो पेटीएम के केस में एंट ग्रुप जो एक चाइनीज कंपनी है वो 9.89% स्टेक होल्ड करती है, एंड ये काफी कंसर्निंग है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को डर है कि डाटा लीक ना हो जाए चाइना को, एंड इसी वजह से गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली एक्शंस ले रही है पेटीएम के अगेंस्ट। 2022 में गवर्नमेंट ने पेटीएम को बोला कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को हायर करे टू रिव्यू देयर डाटा सीक्रेसी प्रैक्टिसेस, एंड वो फाइंडिंग्स को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगी टू द इंडियन गवर्नमेंट। एंड ऑडिट की रिपोर्ट में बोला गया कि कंसिस्टेंट नॉन कॉम्प्लायंस एंड continued material supervisory concerns in the बैंक। तो ये थी स्टोरी, चैलेंजेस एंड सिचुएशन पेटीएम की। तो अब देखते हैं कैसे विजय शेखर शर्मा एंड उनकी टीम कम बैक करती है इस इश्यू से। तो इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।